हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में 10 प्रश्नों का मिनी टेस्ट 9 देखेंगे जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। खासकर अगर आप बिहार के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है भूपर्पटी में खनिजों के रूप में केवल खालिस्तान कार्बन होता है। सवाल है भूपर्पटी में खनिजों के रूप में केवल खालिस्तान कार्बन होता है। 21%, 0.3% या 0.02%। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है 0.02%। ठीक है, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूपर्पटी में खनिजों के रूप में केवल 0.02% कार्बन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैसे ध्यान रखिएगा कि भूपर्पटी का जो विस्तार होता है वो 35 किलोमीटर तक पृथ्वी के अंदर होता है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर 35 किलोमीटर तक होता है भूपर्पटी का विस्तार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है भारत में इनमें से किस देश के साथ अपनी 4096.70 किलोमीटर या फिर कह सकते हैं 2545.57 मील की सीमा साझा करता है। चीन, नेपाल या बांग्लादेश। उपयुक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा जो है वो 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। सवाल है हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। ठीक है, पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया, ये आपको बताना है। पश्चिम चंपारण में, भागलपुर में या सारण में। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में बिहार में उत्तर भारत का पहला जो बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है वो भागलपुर में खोला गया है, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। खासकर आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कि हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। जब भी कोई पहली बार खोला जाता है ना तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये भागलपुर में खोला जा रहा है। ठीक है, वैसे बात करें तो ये पूरे भारत का चौथा और बिहार का पहला है। ठीक है, पूरे भारत का बात करें तो चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन है, जबकि बिहार का पहला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या है। 0, 1, 3। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। सवाल है एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या। तो पहले मुझे ये जानना होगा हमें कि ये अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या, ध्यान रखिएगा कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो सिर्फ एक से और खुद से भाग लगती हो। ठीक है, जो एक से और खुद से भाग लगती हो। जैसे एग्जाम्पल लेके बताएं, जैसे कि 7 7 देखेंगे सिर्फ एक से भाग लग रहा है, खुद से भाग लग रहा है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से बात करें हम 11 में देखेंगे एक से भाग लगेगा और खुद से लगेगा, इसके अलावा किसी और से ये डिवाइड नहीं होता है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। 0, 1, 3 या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी अभाज्य संख्या का या कोई भी अभाज्य संख्या उसका जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, कौन कौन, जैसे मान लेते हैं कोई भी एक अभाज्य संख्या लेते हैं, जैसे कि एक अभाज्य संख्या 2 लेते हैं तो इसका फैक्टर कौन होगा, 1 होगा और 1 2 होगा। इसी तरीके से एक 5 है, 5 में देखेंगे 1 है और 5 है। 3 देखेंगे तो इसका 1 है और 3 है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी अभाज्य संख्या का जो गुणनखंडों की संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होती हैं, 2 होती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है, और एकमात्र एक ऐसी संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य संख्या है, लेकिन इसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्याएँ हैं वो सभी विषम संख्या होती हैं। ठीक है, 2 को छोड़ करके सारी बाकी जितनी संख्याएँ हैं वो सभी विषम संख्या हैं। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य संख्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी कहा जा सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि सबसे छोटी
विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो संख्या होगा 3। ठीक है, ये सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। अभाज्य तो है लेकिन विषम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी है, क्योंकि उससे पहले 2 है तो 2 तो सम संख्या होता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है 1815 ईस्वी में नेपोलियन के पतन के बाद फ्रांस में पुनः एक क्रांति हुई जिसे जुलाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रांति किस वर्ष की है? सवाल है 1815 ईस्वी में नेपोलियन के पतन के बाद फ्रांस में पुनः एक क्रांति हुई जिसे जुलाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रांति किस वर्ष की है? 1817, 1820 या 1830? तो ध्यान रखिएगा, 1815 ईस्वी में नेपोलियन के पतन के बाद फ्रांस में पुनः 1830 ईस्वी में जुलाई माह में क्रांति हुई थी जिसे विश्व इतिहास में जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला सवाल दिया हुआ है यहाँ पे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। बी में दिया है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है, और सी ऑप्शन में दिया हुआ है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, बताना यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन के बारे में बात करें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 ही होता है। ठीक है, कुछ देर पहले हमने डिस्कस भी किया। नेक्स्ट कथन में दिया हुआ है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है, तो ये भी सही है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 है, ये भी सही है। और सी ऑप्शन में दिया हुआ है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है, तो ये गलत है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे? ये गलत है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक से और खुद से भाग लगे ही लेकिन साथ में एक तीसरी संख्या से भी भाग लगे, तो वह 4 ऐसी संख्या है जो 1 से भाग लगती है, 4 से भी लगती है, और एक अदर संख्या जो कि 2 से भी भाग लगती है, अर्थात ये भाज्य संख्या है। ठीक है, और ये सबसे छोटी संख्या है 4, ना कि 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ए और बी कथन सही है, अर्थात जो सही आंसर होगा यहाँ पे वो होगा डी ऑप्शन। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है भूपर्पटी में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? सवाल है भूपर्पटी में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 46.6%, 27.7% या 8.1%? सही आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 46.6% है भूपर्पटी में ऑक्सीजन की मात्रा। ठीक है, परसेंटेज में पूछा जाए तो। ठीक है, बाकी बात करें ऑप्शन के बारे में तो यहाँ पे देखेंगे जो दिया हुआ है 27.7%, ये है सिलिकॉन की मात्रा। ठीक है, किसका? सिलिकॉन की मात्रा। जबकि 8.1% है आपका एल्युमिनियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा 8.1% भूपर्पटी में एल्युमिनियम पाया जाता है, जबकि 27.7% सिलिकॉन पाया जाता है, जबकि 46.6% ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आकृति में एक यहाँ पे दिया हुआ है, आकृति में वृत्त का केंद्र O है, अनुभाग AOAPB का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का भाग जो है वो 5/18 है। x का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा सवाल ये है, समझिए कि ये जो दिया हुआ है ना, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, OAPB जो है, इस क्षेत्र का जो बता रहा है क्षेत्रफल जो है ये पूरे का 5/18 है। तो x का मान ज्ञात करने बोल रहा है कि ये कितना डिग्री है। ठीक है, तो ज़रा सोचिए इसमें, अगर बहुत दिमाग लगाएंगे तो ज़्यादा कंफ्यूज कर जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक ये लगाइए कि पूरे का क्षेत्रफल कितना है? 5/18 है। इससे मतलब 18 क्या है? टोटल है, ये तो कह सकते हैं ना। उससे पूछा कितना का है? 5 का पूछ रहा है आपसे। तो हम ये भी जानते हैं कि कुल जो एक सर्कल होता है वो कंप्लीट कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री का। तो कह सकते हैं टोटल कितना की वैल्यू है ये? 18 का। कितने का पूछ रहा है हमसे? 5 का। तो 18 दूनी 36, यानी 20 25 100, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे 100 डिग्री इसका सही आंसर होगा। आई बात समझ में? ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आई थिंक। सिंपल सा पूछा है कि जो ये वाला सर्कल है, ये वाला पार्ट, इसका पूछ रहा है कि कितना डिग्री का एंगल बना हुआ है। ठीक है, ये एंगल आपसे पूछ रहा था, ये एंगल ये वाला कितना डिग्री का है। ये पूरा डिग्री को देखेंगे तो ये 360 का होता है। ठीक है, पूरे कितने का है? 360 का है। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सिर्फ ये बोला कि पूरे का जो है वो 18 भाग में से 5 भाग है। तो 18 का यदि पूरा 360 का यदि पूरा है तो 18 से डिवाइड करने एक का भाग निकल जाएगा, 5 से गुना करें तो 5 का निकल जाएगा। सिंपल सा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अब एक सवाल है यहाँ पे, सवाल ये है कि 5 पेंसिल एवं 6 रबड़ का मूल्य जो है 1 रुपया 80 पैसा है तथा 3 पेंसिल एवं 2 रबड़ का जो मूल्य है वो 92 पैसा ही पैसा है, तो होगा यहाँ पे 1 रबड़ का मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए इसका मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल मेथड ही बताएंगे। ठीक है, ज़्यादा ट्रिक के पीछे हम नहीं भाग रहे। सिंपल जो पूछा है वो करते हैं। 5 पेंसिल लिख रहा है तो लिखेंगे 5 पेंसिल प्लस 6 रबड़। ठीक है, और ये दोनों का मूल बोल रहा है 1 रुपया 80 पैसा। ठीक है, इसको हम ये भी मान सकते हैं 100 यहाँ पे क्योंकि दिया हुआ 92 पैसा, तो इसको हम बदल देते हैं पैसा में, तो 180 पैसा हो जाएगा। ठीक है, और फिर कह रहा है ये 3 पेंसिल और 2 रबड़ का मूल्य कितना बोल रहा है, 92 पैसा बोल रहा है। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, कोई इक्वेशन को इधर को इक्वल कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और यहाँ पे कर देते हैं 5 से। इससे क्या होगा कि एक तरफ में इक्वल मिल जाएगा, 5 या 15 पी हो जाएगा और 6 या 18 आर इक्वल टू 18 3 54 540 हो जाएगा। जबकि इधर हो जाएगा 15 पी प्लस 5 दूनी 10 आर, जबकि इधर हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 9 45 और 1 46। ठीक है, साइन चेंज कर लेते हैं, इससे क्या होगा ये कट जाएगा और यहाँ पे 18 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 8 आर इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा 8 6 14 80 आ जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 8 के 80, यानी कि एक की तो वैल्यू पूछा था। देखिए ध्यान दीजिएगा कि रबड़ का पूछा था, तो हम रबड़ को जब पूछ रहा था तो हमने क्या किया कि पेंसिल को इक्वल किया। अगर पेंसिल पूछता तो हम रबड़ को इक्वल कर लेते, ताकि जो फर्स्ट में आंसर आए वही मेरा आंसर आ जाए। सिंपल था, क्योंकि पूछा है 1 रबड़ का, तो 1 रबड़ का मूल्य 10 रुपया। अगर 10 का पूछा तो 100 रुपया। ठीक है, 20 का पूछा तो 200 रुपया, सॉरी 200 पैसा, क्योंकि पैसा में निकला है ना ये। ठीक है, तो 10 पैसा इसका सही आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? बाकी आपकी मर्जी है, कहते आपके पास अभी कोई ट्रिक होगा तो कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि इसी मेथड से बनाया जाए। आपको जो इच्छा लगता है वो कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न है, वो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का चयन कीजिए जिसे 15 और 16 के वर्गों के योग में जुड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। सवाल है उस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का चयन कीजिए जिसे 15 और 16 के वर्गों के योग में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त पूर्ण संख्या हो जाए। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसा करते हैं, ऑप्शन से बना लेते हैं। जैसे लिखा है उस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का चयन कीजिए जिसे 15 और 16 के वर्गों के योग में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या हो। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा 15 का वर्ग बोल रहा है, तो 15 का वर्ग करेंगे तो 225। ठीक है, और 16 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे क्या करेंगे 6 5 11 5 2 7 1 8 और 2 और 2 4। ठीक है, तो 6 5 11 के 5 2 7 और 1 8 2 2 4। ठीक है, तो कितना निकल गया यहाँ पे 481 निकल रहा है। ठीक है, अब पूछा क्या है उसमें से कि वर्गों में योग में जुड़ने, तो योग कर दिए हम लोग। ठीक है, 15 का और 16 का वर्ग करने के बाद बोल रहा है कि योग कीजिए, और योग में जुड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण मिल जाए तो क्या जोड़ेंगे 40 19 या 3। तो देखेंगे यहाँ पे कि 481 में कहते हैं हम 40 जोड़ते हैं तो क्या आएगा 521 आएगा, जो कि ये किसी का ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम 40 में जोड़ के देखते हैं, घटा के देखते हैं, तो घटाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 441 आ जाएगा और ये किसका वर्ग है। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ है यहाँ पे 481 में से अगर हम 19 को घटाते हैं या जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले जोड़ लेते हैं। 9 10 0 8 9 10 500 आएगा। 500 किसी का भी वर्ग संख्या नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं है ये। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं 19 को घटा देते हैं तो हो जाएगा 9 2 11, 7 में से गया तो 6 462, ये भी किसी का नहीं है। ठीक है, तो अब 3 के साथ देख लेते हैं, तो देखेंगे 481 में अगर यदि हम 3 को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 484, जो कि ये 22 का देखेंगे कि स्क्वायर है, यानी कि पूर्ण वर्ग है। राइट, ठीक है ना, तो यहाँ से देखें कि क्या मिल रहा है। एक तो 40 को भी देख रहे हैं कि जोड़ने पर मिल रहा, घटाने पर मिल रहा था। ठीक है, और 3 को जोड़ने पर मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे डी ऑप्शन को टिक करेंगे, उपयुक्त में से अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी तो नहीं होगा। लेकिन जरा ध्यान दीजिए सवाल में क्या लिखा है, उस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का चयन कीजिए जिसे जोड़ने या घटाने पर प्राप्त पूर्ण संख्या मिल जाए। तो सबसे छोटी संख्या की बात हो रहा है ना, तो कौन लेंगे 40 लेंगे कि 3 लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्यों सी होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है उस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का चयन कीजिए। ठीक है, क्योंकि हड़बड़ में आप क्या करेंगे कि दोनों देखेंगे 40 हो रहा है, 3 के साथ भी केस आ रहा है, लेकिन इसको फिर भूल जाएंगे आप कि क्या लिखा है छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का चयन करो। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा बताइए ना, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ना कि डी ऑप्शन। ठीक है, हाँ अगर ये कंडीशन नहीं लगाता
ठीक है। सिर्फ लिखता उस प्राकृतिक संख्या का चयन कीजिए जिससे 15 और 16 के वर्गों के योग में जुड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो, तब ये डी ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन जब लगा दिया छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या, तब सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 MCQ जो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।